जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें हमेशा कानूनी सलाह एडवाइस चाहिए होती है। किसी न किसी मोड़ पे हमें ज़रूरत पड़ती रहती है और कई बार तो ऐसे होता है कि हमें सही एडवाइस ना मिले तो हमारा जो काम सही भी होता है वो बिगड़ सकता है, और अगर सही एडवाइस मिल जाए तो जो काम हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है या बहुत लंबा है वो कुछ ही समय का काम होता है और बहुत आसान हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि हमें सलाह कैसी मिल रही है, एडवाइस हम किससे ले रहे हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूयॉर्क के अटॉर्नी, न्यूयॉर्क के वकील, जिनसे हम कानून की बातें करेंगे, लॉज की बातें करेंगे और बहुत सारे सवाल उनसे हम करेंगे। और आप भी सवाल कर सकते हैं। ये लाइव शो है, उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। हमारे साथ हैं अटॉर्नी पल्लवी बब्बर जी। जी पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है जस हिंदी के स्टूडियो में। थैंक यू विक्रम। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ से आपकी परवरिश हुई, बचपन कहाँ पर बीता? मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी। हमारी फैमिली ब्रुकलिन में रहती थी, उसके बाद हम फ्लशिंग में आ गए। अब लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और स्टडी आपने कहाँ पर की? कॉलेज के लिए मैं ब्रुकलिन में गई थी, लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी इन ब्रुकलिन। वहाँ पर मैंने 4 साल कॉलेज किया। उसके बाद लॉ स्कूल मैंने लॉन्ग आइलैंड में टोरो लॉ सेंटर, वहाँ पर 3 साल किए। जी, और फैमिली के सपोर्ट कैसे रही आपको? जब मैंने बताया था उनको कि मैं वकील बनना चाहती हूँ, वो थोड़े से डर गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, जैसे हमारे लोग सोचते ही हैं, लड़कियाँ उस फील्ड में सेफ रहती हैं। पर उन्होंने, जब मैंने कहा कि नहीं मुझे यही करना है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमेशा मेरी मम्मी मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी हर चीज़ में हेल्प करती है। पापा, मैं जो भी क्योंकि मेरे अपना ऑफिस है तो जो भी हैंडीमैन काम करना होता है पापा सब कुछ करते हैं। मेरे भाई आईटी हैं, सो हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, फ़ोन सिस्टम्स वो देखते हैं। मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। और ये कहा जाए कि ये एक तरह से आपका फैमिली बिजनेस है। हाँ सारा। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, जैसे आपने कहा कि आपका शौक़ था कि वकील बना जाए और फैमिली का कुछ और ध्यान था, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको सपोर्ट करी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज आप एक स्टैब्लिश वकील की तरह वो काम कर रहे हैं। हाँ जी, और अभी भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हमेशा लोगों किसी के साथ भी बैठ के हमेशा मेरी बातें करते हैं, बोलते हैं कि पल्लवी, अब ये उन्होंने देखा है कि मैं लोगों को कैसे हेल्प करती हूँ, तो अब उनको यकीन हो गया है कि अच्छी डिसीजन था ये। जी, और बिल्कुल ये सही बात भी है, क्योंकि बच्चे का शौक़ भी देखना चाहिए। कि कई बार ये होता है कि माँ बाप जो होते हैं अपना शौक़ वो चाहते हैं कि अपने सपने बच्चे में देखते हैं, हम ये नहीं बन पाए, बच्चे हमारे ये बने। लेकिन बहुत सही किया आपके पेरेंट्स ने कि आपका जो शौक़ था उसको कहीं भी वो मरने नहीं दिया उन्होंने और उसको जिंदा रखा। हाँ जी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। जी, और पल्लवी जी, आप क्या क्या स्पेशलाइज करते हैं? ऑफिस में इट्स अ जनरल प्रैक्टिस, हर एक टाइप ऑफ लॉ हम करते हैं, जो भी हमारे पास आता है। पर हमारे 3 एरियाज हैं जिसमें हम ज़्यादातर काम करते हैं। इमिग्रेशन, हम देसी लोगों में इमिग्रेशन बहुत पॉपुलर होता है। इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ देम, रियल एस्टेट इज़ द अदर, एंड देन फैमिली लॉ, जैसे चाइल्ड सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी, डिवोर्स कराना, ये सब कुछ। जी, और इमिग्रेशन में क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें? और इमिग्रेशन में बहुत सारी, जितना आप देखो उतना ही कम है। बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास, पर जो मेन होते हैं पॉलिटिकल असाइलम, फैमिली बेस्ड वीज़ाज़, एंड आजकल यू वीज़ाज़ बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जी, और पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल असाइलम की। जैसे आपने कहा कि इसकी एक फील्ड है। पॉलिटिकल असाइलम में अगर किसी ने केस करना हो तो उसके लिए कितना टाइम रहता है कि जब यहाँ पर आदमी आ गया अमेरिका में, उसके कितनी देर के बाद ये पॉलिटिकल असाइलम का जो केस है वो कर सकते हैं? जैसे मैं कहूँगी, अगर आप इस कंट्री में कभी भी आए हो, कैसे भी आए हो, आपने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करना है, आप कभी भी कर सकते हो। जब हमारी स्पेशल रिकमेंडेशन होती है विद इन 1 ईयर, पर अगर साल से ऊपर भी हो गया आपको और आप अप्लाई करना चाहते हो तो देयर आर वेज अराउंड इट। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं अप्लाई करने के लिए। बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1 साल के बाद। पर अगर
बेस्ट केस सिनेरियो हो साल के अंदर करना चाहिए एंट्री के बाद। जी, और एंट्री कैसी होनी चाहिए? लीगल एंट्री हो या कई बार कुछ लोग बॉर्डर से भी आते हैं, किस तरह की एंट्री होनी चाहिए? सो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लीगल एंट्री करोगे तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर बॉर्डर क्रॉस करके आओगे तब भी अप्लाई कर सकते हो। बस अगर आप किसी वकील से बात करोगे तो हमारी तो रिकमेंडेशन होगी कि आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हो और आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, सो थोड़ा सा अपना टाइम लो कि अपना केस तैयार करो अप्लाई करने से पहले। अगर पकड़े गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होती है, राइट अवे अप्लाई करनी पड़ती है। पर अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लो, अपना एविडेंस इकट्ठा करो, अपनी स्टोरी इकट्ठा करो, फिर अप्लाई करो। जी, और हमने सुना है कि जैसे कुछ लोग जो बॉर्डर से आते हैं, क्रॉस करके आते हैं, तो उनको एक बॉन्ड भी भरना पड़ता है अगर जब वो पकड़े जाते हैं उसके बाद। बॉन्ड का क्या सिस्टम रहता है? सो जब आप बॉर्डर पे क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हो, देयर इज़ अ प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद आपको वो डिटेंशन सेंटर में डालते हैं। अगर डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलना है आपने, तो कोई बाहर जो होगा वो आपको स्पॉन्सर करेगा। वो कहेगा कि मैं गारंटी लेती हूँ कि विक्रम जी डिटेंशन सेंटर अपने कोर्ट डेज पे जाएंगे और वो भागेंगे नहीं। उसमें बॉन्ड होती है, थोड़े से पैसे उनको रखने पड़ते हैं, जज डिसाइड करता है कितना होता है, पर यूजुअली इतना नहीं होता है, बट इनफ होता है कि आदमी भागे ना। जी, और जब वो फिर आगे केस चलता है प्रोसेस में, वो बॉन्ड के जो पैसे होते हैं वापस मिल जाते हैं? हाँ जी, वो वापस जब केस ख़त्म हो जाता है तब पैसे वापस मिल जाते हैं। जी, मैं फिर पल्लवी जी उसी बात पे आऊँगा, जैसे आपने एंट्री की बात करी, और एंट्री के कितने महीनों के बाद जो वो आदमी लीगल आया, एंटर हुआ यहाँ पे, कितने महीनों के बाद वो कर सकता है? जैसे 2 महीने, 3 महीने, या कितना टाइम उसमें रहता है? जितना भी टाइम, जब आपके माइंड बन जाए कि आपने ये अप्लाई करना है, यहाँ पे रहना है, वो तभी अप्लाई कर सकते हो। सो इट कुड बी 2 days एंट्री के बाद, लीगल एंट्री के बाद, और इट कुड बी 364 days। जी, इट्स अप टू यू। ओके। और यूजली जब अप्लाई करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है, जो डेट आती है, कोर्ट की डेट या इनिशियल स्टेज की जो डेट आती है, वो उसमें कितना टाइम लग जाता है यूजली? सो पहले प्रोसेस बहुत फास्ट चलता था, स्पेशली ट्रम्प के टाइम में। ट्रम्प के टाइम में उन्होंने डिसाइड किया था कि हर केस बिगिनिंग टू एंड पॉलिटिकल असाइलम 1 साल के अंदर ख़त्म होना चाहिए। उससे पहले 3, 4, 5 साल, 10 साल लग जाते थे। अब we're back at that stage, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसेज बंद हुए थे। अभी इमिग्रेशन कोर्ट्स फिर से बंद हो गए थे until February 1st। सो उसके वजह से उनके पास बैकलॉग बहुत है। अब हम देख रहे हैं 2 या 3 साल लग रहे हैं, पर उस टाइम में आप अपनी लाइफ जी सकते हो, क्योंकि आपके पास परमिशन है। जब तक आपका केस चल रहा है आप यहाँ पर रह सकते हो। आपके पास कई लोगों को वर्क परमिट भी मिल जाता है, सो यू कैन लिव योर लाइफ इन द मीनवाइल। और वर्क परमिट की जैसे आपने बात कही कि ये वर्क परमिट जो है, जब हम केस अप्लाई करते हैं, केस हमारा उन्होंने अप्रूव नहीं कहूँगा मैं, केस उन्होंने मतलब हमारा वो ले लिया, उसके बाद कितना टाइम लग जाता है जो वर्क परमिट अप्लाई करके आने में? सो ये बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि जब वो वर्क परमिट आ जाता है तो उसका मतलब आप पक्का हो गए हो या आपके पास पेपर्स आ गए हैं। दैट्स नॉट ट्रू। सो 6 months एप्लीकेशन डालने के बाद, 6 महीने के बाद, 180 डेज़ के बाद आप अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट के लिए, इस बेसिस पे कि देखो मेरा इमिग्रेशन केस पेंडिंग है, तब तक मुझे काम करना है और पैसे कमाने हैं, मुझे जीने के लिए पैसे चाहिए। तो कोई गारंटी नहीं होता है, पर 90% द टाइम्स ये अप्रूव हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मे बी 1 साल लग सकता है अप्रूव होने में। हाँ जी, अप्लाई करने के बाद। हाँ जी, बट दैट्स जस्ट द वर्क परमिट। जब तक आपका केस चलेगा, आपका वर्क परमिट आप रिन्यू कर सकते हो, वो वर्क परमिट आपके हाथ में रहेगा। जब आपका केस डिसाइड हो जाएगा, अगर जज आपके फेवर में करेगा तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। जब केस अगर जज आपके अगेंस्ट डिसाइड करेगा तो वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। जी, और कई बार हमने ये देखा है कि जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, कई बार लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन उनके पास वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, राइट सोर्स नहीं होते कि किसके पास जाके कैसे कांटेक्ट किया जाए। और काफ़ी बार तो ये भी होता है कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन बात करने से डरते हैं कि शायद हमारी जो प्राइवेसी किसी के साथ बताएंगे तो शायद हमारी कोई कंप्लेंट ना कर दे, कुछ ऐसे ना कर दे, और कई लोग इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं। और इसलिए जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत रियल सोर्स है आपका जो आप बता रहे हैं, और आपके साथ कांटेक्ट करके उनको और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जी सो मैं कहूँगी कि ये हमारी कम्युनिटी में, और आप मान लो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में है, मैंने स्पेनिश कम्युनिटी में बहुत देखा है, हमारे कम्युनिटी में बहुत देखा है, हमारे लोग जो होते हैं वो
वकील्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे मानने में वो उनको पैसे कमाने हैं, राइट। 100% कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि उसको पैसे नहीं कमाने हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी लाइसेंस होती है, हमारे रूल्स होते हैं। सो मैं आपको कुछ गलत नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको फॉल्स दिलासा नहीं दिला सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि ओ या मैं आपको ग्रीन कार्ड दिला दूँगी कल, मेरी लाइसेंस है, आप जाके न्यूयॉर्क स्टेट में मेरी कंप्लेंट कर सकते हो अगर मैंने कुछ आपको झूठ बोला है। सो कई लोग ये नहीं मानते हैं और हमारे लोग बहुत इनोसेंट होते हैं कि वो डर जाते हैं वकीलों से। मेरा मानना यह है कि आप अपने डॉक्टर के सामने और अपने वकील के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। ये और तभी जैसे आपने कहा डॉक्टर के सामने भी नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर तभी इलाज करेगा जब उसको आपकी प्रॉब्लम पता होगी, और वकील भी तभी आपका केस वो सारा हैंडल करेगा, सही प्रोसेस करेगा जब तक उसको पूरी रियलिटी सच्चाई आपके बारे में नहीं पता। जी। और ये तो बात रही इमिग्रेशन की, और दूसरा आपने कहा कि आप जो मैरिज है उसके लिए भी आप सारा कुछ करते हैं, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चला है एक ब्रेक के बाद। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, और कहीं ना जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कानूनी सलाह की, कानूनी एडवाइस की, कि सही लॉ और एडवाइस अगर आदमी को मिल जाए तो जीवन में बहुत अच्छे काम वो कर सकता है, और बहुत कम समय में हो सकते हैं अगर सही समय पर सही सलाह मिल जाए। आज हमें यही सही एडवाइस देने के लिए हमारे साथ पल्लवी बब्बर जी, जो कि एक अटॉर्नी हैं, वकील हैं, और बहुत अच्छी बातें जो इसके रिगार्डिंग वो हमें बता रहे हैं। जी पल्लवी जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि जो मैरिज का ये टॉपिक है, मैरिज के केस भी आप हैंडल करते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की यहाँ से इंडिया गया है मैरिज करवाने, तो अगर उसके पास ग्रीन कार्ड है तो उसमें उसको कितना टाइम लगेगा? अगर उसके पास ग्रीन कार्ड है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वो सिटीजन है तो इट्स अ लॉट क्विकर। पर अभी कोविड की वजह से हर प्रोसेस जो आप करोगे आप डबल कर लो। जैसे मान लो पहले 1 साल लगता था फॉर अ सिटीजन टू स्पॉन्सर देयर स्पाउस, अब 2 साल लग रहे हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए पहले लगता था, हम कहते थे 2 या 3 साल, अब मान लो 4 या 5 साल। जी, डेफिनेटली डबल हो गया है। कई बार लोग ये कहते हैं कि जब हम इंडिया शादी करवाने गए हैं तो कई लोग ये मानते भी हैं कि इंडिया में रह के उनको अप्लाई करो अपने स्पोज को तो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी नंबर आ जाता है, बल्कि अगर यहाँ आके हम अप्लाई करते तो उसमें कहते हैं ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इंडिया में आप वकील के पास नहीं जाते, वहाँ पर एजेंट्स बैठे होते हैं, राइट, जो आपको हेल्प करते हैं यूएस एप्लीकेशन के साथ, यूएस वीज़ा के साथ। वो एजेंट्स कई बार ये कहते हैं कि हम जल्दी करा लेंगे, हमको पैसे दे दो थोड़ा सा। वो सिस्टम यहाँ नहीं चलता है। इवन वो सिस्टम वहाँ भी नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे आके यू हैव टू डू ऑल द सेम पेपर वर्क। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे आके अप्लाई करो एंड आप पहले अपनी तैयारी करके जाओ, अपनी सिटीजनशिप लेके फिर आप जाके ये करो, तो फिर इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो थोड़ी वेट कर लो, सिटीजन होकर अगर आप ये काम करते हो तो उससे काम जल्दी हो जाएगा, बजाय अगर आप ग्रीन कार्ड पे जाते हो तो वो टाइम और लंबा लग सकता है। हाँ जी, आई मीन ऑनेस्टली मेरा मानना है अगर आपके पास ऑप्शन है सिटीजन बनने का तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए जो आप सिटीजन नहीं हो। जैसे हमने देखा है पिछले 4 साल जैसे हमारा प्रेसिडेंट था, हम सिटीजन्स भी अपनी स्टेटस को लेकर डर रहे थे, तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स कब बनता ही नहीं है। यू शुड डेफिनेटली बिकम अ सिटीजन, दैट्स नंबर 1। फिर उसके बाद आपने अगर किसी को आगे स्पॉन्सर करना है देन दैट्स द नेक्स्ट ऑप्शन। जी, और पल्लवी जी एक फियांसे वीज़ा होता है, वो भी हम सुनते हैं कि फियांसे वीज़ा होता है, वो कब आप अप्लाई कर सकते हैं? फियांसे वीज़ा शादी से पहले या बाद में, कैसे होता है उसका प्रोसेस? जैसे हमारे में एंगेजमेंट्स नहीं होती है इतना, हम रोका करते हैं या फिर रिलीजियस सेरेमनी करते हैं। अगर आप रिलीजियस सेरेमनी करोगे तो फिर आप फियांसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट एक बार आपने मैरिज रजिस्टर करा लिया फिर आप नहीं कर सकते हो। शादी से पहले होता है फियांसे वीज़ा। जैसे कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि पल्लवी मुझे इस लड़के से प्यार हो गया, मुझे उसको लेके आना है यहाँ पे, तो मुझे बताओ व्हाट्स द क्विकेस्ट वे, तो मैं कहूँगी फियांसे वीज़ा, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है, क्योंकि प्रूफ बहुत कम होते हैं।
इतना कुछ नहीं दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप ये इस बेसिस पे बुला रहे हो कि देखो मुझे इस आदमी से शादी करनी है, मैं उसको यहाँ पर बुला के आपके सामने आपके गवर्नमेंट में शादी करूँगी, सो इट्स अ लॉट ईजियर। सो उस प्रोसेसिंग में आई मीन पहले लगते थे 3 या 6 महीने, अब लग रहे हैं 6 महीने से लेकर साल तक। सो एंड इसमें सेफ्टी होती है कि एक बार आप किसी से शादी करो और उनको स्पॉन्सर करो, अगर शादी की आपकी टूट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस बंदे के पास आपका इंफॉर्मेशन रहता है और आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हो। फियांसे वीज़े में ये होता है कि आपके पास 90 डेज़ होते हैं कि आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को कि मैं गलत थी, मुझे नहीं लगता है, आई मीन ऑब्वियसली कोई ये नहीं सोचता है राइट शादी करते वक्त कि शायद ना काम करे, पर मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जो लोग किसी को स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि फ़ोन पे सभी अच्छे होते हैं राइट, जब यहाँ पे आते हैं उनको पता चल जाता है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। अगर आप मैरिज करके फिर किसी को बुलाओ फिर आप थोड़े से फंस जाते हो, फिर डिवोर्स करना पड़ता है और फिर उनके लिए आपको कोई जज बोल सकता है कि आपको फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा उनके पेपर्स के लिए, फिर भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। फियांसे वीज़ा पे ये सेफ्टी इवन अगर आप डाइवोर्स दे देते हो फिर भी आपको वो आ सकती है बात आपको। या सो एटलीस्ट फियांसे वीज़ा पे ये सेफ्टी रहती है कि आपके पास वो 90 डेज़ होते हैं डिसाइड करने के लिए कि वाकई में मैं ये चाहती हूँ या नहीं। जी, और जैसे आपने कहा कि फियांसे वीज़ा अप्लाई कर दिया, फियांसे वीज़ा लग भी गया, यहाँ आ गए, तो उसमें फिर वापस जाना पड़ता है जब एक बार आदमी आ गया यहाँ, या फिर यहाँ परमानेंट रह सकता है? नहीं, वो यहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं। सो 90 डेज़ में अगर आप दोनों ने शादी कर ली, फिर आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज बेस्ड पिटिशन I-130 कोर्ट में फाइल करना है। उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहेगा, वो काम करते रहेंगे, आप दोनों साथ में रह सकते हो। जी, बहुत खूब। और इसके बाद हम आते हैं कि जैसे फैमिली के लिए हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है, लोग होते हैं कि जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, पेरेंट्स अगर ग्रीन कार्ड हैं तो वो क्या अपने बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, पेरेंट्स अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और उनके बच्चे कम उम्र के हैं अंडर 21 तो उनको अप्लाई कर सकते हैं, पर अगेन ग्रीन कार्ड होल्डर को किसी को भी स्पॉन्सर करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे हमने एग्जांपल सुने कि 6 से 7 साल लग जाते हैं कई बार, अगर सिटीजन हो तो वो 3 या 4 साल लग जाएंगे। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्लाई करें, अगर सिटी ने 3-4 साल में नंबर आ जाता है यस जी। और दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप ग्रीन कार्ड पे अप्लाई कर दो अपने बच्चों को, कल को आप जब सिटीजन हो जाते हैं तो आप वो केस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ग्रीन कार्ड से सिटीजन के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, कर सकते हो, पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप ये मान लो कि इमिग्रेशन जो है ना गवर्नमेंट ऑफिस है, जैसे हर गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल्स खो जाती हैं, आप ये रिस्क ले रहे हो क्योंकि आपने फिर आपकी जो फाइल यहाँ पर पड़ी है ग्रीन कार्ड होल्डर्स में आपने उठा के सिटीजनशिप में डालना है। सो आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि वो फाइल उठा के सही जगह डालेंगे। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जब ये केसेस फिर खो जाते हैं सिस्टम में और फिर बहुत साल लगते हैं ढूंढने में कि कहाँ क्या हुआ है और कहाँ गया है। सो मैं तो सजेस्ट करूँगी वेट करो until you're ready। बिल्कुल, यहाँ की जो आपने किया तो था कि जल्दी काम हो जाएगा, पहले ग्रीन कार्ड का है और वो टाइम बीच में काउंट हो जाएगा, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि जब वो सिटीजन के लिए दोबारा करेंगे तो फाइल वो कई बार ऊपर नीचे भी हो सकती है, टाइम उसमें ज़्यादा भी लग जाता है जी। और दूसरी बात कि अगर आपने अपने सिबलिंग्स को अप्लाई करना है, स्पॉन्सर करना है, तो उसमें यूजली ग्रीन कार्ड पे ही कर सकते हैं या सिटीजन पे कर सकते हैं? वो सिबलिंग्स को सिर्फ सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, पर सिबलिंग्स के लिए वेटिंग पीरियड बहुत लंबी है। सो राइट नाउ 12 से लेके 15 साल तक चल रही है, इफ़ नॉट मोर। कोविड की वजह से आई एम श्योर दैट्स गोना गो हायर। सो एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है जो आप बस डाल के छोड़ दो, इवेंचुअली जब नंबर आएगा तो फिर देख लेंगे कि क्या होगा वहाँ पर। पहले हम ऐसा सुनते भी थे कि शायद आने वाले टाइम पे ये जो सिबलिंग्स को आप अप्लाई करें ये बंद भी हो सकता है, ऐसा कभी कुछ हो रहा है या फ्यूचर में कुछ ऐसा है? आई थिंक उन्होंने ट्राई किया था ट्रम्प के टाइम में ऐसे करने की, पर आई डोंट थिंक ऐसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं सब बाहर के ही हैं राइट, कोई रियल यहाँ का नहीं है, स्पेशली नाउ डेज। इवन यहाँ के जो अमेरिकन जो जैसे हम मानते हैं राइट, अमेरिकन लोग हैं वो भी इटालियन है, ग्रीक है, ब्रिटिश है। सो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप अपनी फैमिली को मत स्पॉन्सर करो। आई डोंट थिंक सो।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारे दूसरी कंट्री से आके ही यहाँ पर सेटल हुए हैं। यहाँ के जो रियल लोग हैं पुराने वो बहुत कम है। बहुत कम है जी, इसलिए ये काम हो नहीं सकता। जैसे लोग अक्सर ये अफवाह भी फैलाते हैं, रूमर्स भी होता है कि ऐसे हो जाएगा आने वाले टाइम में, इसलिए जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर लो। हाँ जी, या जी, और जैसे आपने पॉलिटिकल असylum की बात करी, मैरिज की बात करी, सिबलिंग्स को अप्लाई करने की बात करी, और इसके बाद एक और चीज़ हम सुनते हैं इमिग्रेशन में यू वीज़ा। हाँ जी। जी, यू वीज़ा क्या होता है? सो यू वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और मैं हमेशा जब भी कोई मेरे ऑफिस में आता है कंसल्टेशन के लिए, मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि कभी आपके साथ कोई क्राइम हुआ है। मतलब हमारे लोग, हम काम ही ऐसे करते हैं, राइट, गैस स्टेशंस में, रेस्टोरेंट्स में, डंकिन डोनट्स में, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमको राइट्स मिल सकती हैं। सो यू वीज़ा ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके बेसिस पे आप अपना ग्रीन कार्ड ले सकते हो। टाइम लगता है, 100% टाइम लगता है, पर एक बार आपकी प्रोसेस शुरू हो गई देन यू ऑलरेडी इन लाइन। सो यू वीज़ा इस बेसिस पे है कि आप इस कंट्री में आए हो, चाहे इलीगल रहे हो, पर आपके साथ इस कंट्री में कोई क्राइम हुआ है, आप विक्टिम रहे हो, जैसे किसी ने आपको रॉब किया है, किसी ने आपको मारा, असॉल्ट किया है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस भी यू वीज़ा के बेसिस बन सकता है। बस आपको ये दिखाना पड़ता है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, और जब भी पुलिस ने मुझे बुला के क्वेश्चंस पूछे, मैं जाके आंसर किए, मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया, उस बेसिस पे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। कई लोग होते हैं जो हमारे कम्युनिटीज़ में रहते हैं, उनके साथ ये क्राइम्स होते रहते हैं पर उनको पता नहीं है इसके बारे में। सो मैं हमेशा पूछती हूँ, मेरे इनटेक क्वेश्चंस में है कि आपके साथ कभी कुछ हुआ है, आपने कभी पुलिस बुलाने की वजह हुई आपकी, कभी आपने रिपोर्ट लिखवाई है, किस लिए लिखवाई है। जी, और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये कई बार लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती, लोग छोड़ देते हैं उस बात को, लेकिन उस बात का भी आपकी लाइफ में हेल्प हो सकती है। आपका इमिग्रेशन स्टेटस उस वजह से भी आपको मिल सकता है। हाँ जी जी, और इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस रिपोर्ट बनी। अगर कई बार ऐसे होता है कि लोगों ने पुलिस बुलाई नहीं होती, कोई ऐसे क्राइम हो गया, लोग पुलिस रिपोर्ट नहीं करी, तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हो सकता है। सो पहले तो मैं कहूँगी, जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, यू शुड ऑलवेज कॉल द पुलिस, क्योंकि पुलिस की जॉब ये है कि आपको प्रोटेक्ट करें। सो रिपोर्ट बनानी चाहिए हमेशा। एक बात तो यह है। दूसरी बात, यस, यू वीज़ा की वजह से, क्योंकि एक पार्ट होता है यू वीज़ा का कि पुलिस डिपार्टमेंट ने साइन करना है कि जब भी हमने इनको बुलाया कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन्होंने आके हमारे साथ कोऑपरेट किया है। जी, तो इस बेसिस पे है। जी, तो ये ज़रूरी है कि अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो आप पुलिस को ज़रूर कॉल करिए, और पुलिस रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी जी, और एक और इससे हटके सवाल है कि आपके पास जो मोस्टली लोग आते हैं करने, मोस्टली इंडियन कम्युनिटी रहती है या कैसी कम्युनिटी आपके पास आती हैं सारे सलाह लेने? मेरे पास अभी मिक्स बहुत है, क्योंकि मैं लॉन्ग आइलैंड में हूँ। सो जहाँ पर मेरा ऑफिस है वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत है और स्पेनिश लोग बहुत हैं। सो ऑफिस में मैंने 3-4 लड़कियाँ रखी हुई हैं जो स्पेनिश बोलती है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मेरी मम्मी भी ऑफिस में होती है, उनकी हिंदी पंजाबी मेरे से बहुत अच्छी है ऑब्वियसली। पर सो कम्युनिटी के बेसिस पे हम दोनों को हेल्प करते हैं। स्पेनिश कम्युनिटी भी आती है और इंडियन कम्युनिटी भी हाँ आती है। जी। पल्लवी जी, आप कह रहे हैं आपकी हिंदी अच्छी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जबकि आपने बताया आप यहाँ पे बॉर्न है और आपकी हिंदी फिर भी बड़ी अच्छी, आप मेरे से पूरी बात हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी शो में आप आए हैं, तो इसलिए आप ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, और बातें करेंगे हिंदी में पल्लवी जी के साथ। यहाँ के बॉर्न हैं फिर भी हिंदी में बात कर रहे हैं, और इनसे और भी सलाह लेंगे हम, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं लॉ की एडवाइस लेके, कुछ भी हमें कानूनी सलाह चाहिए उसके लिए लेके आए हैं पल्लवी बब्बर जी। और इसमें आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल हो वो कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 1844-324-1300। और जी पल्लवी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हमने 2 सेगमेंट्स में बात करी इमिग्रेशन के रिलेटेड। अभी हम चलते हैं थोड़ा इमिग्रेशन से आगे। आपने कहा कि आप उसमें हाउस अगर किसी ने लेना हो, घर लेना हो, उसमें भी आप हेल्प करते हैं। हाँ जी। तो अगर किसी ने घर लेना हो, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? पहले वकील को मिलना चाहिए या पहले रियल एस्टेट एजेंट को मिलना चाहिए? क्या करना चाहिए?
सो मैं मानती हूँ कि आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चलो। पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है मॉर्गेज। सो आई वुड से फर्स्ट थिंग इज़ आप पहले प्री अप्रूवल लो, मॉर्गेज ब्रोकर से मिलो, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दो, वो आपको एक प्री अप्रूवल देंगे कि आप इस प्राइस तक घर ले सकते हो, हम आपको इस प्राइस तक मॉर्गेज दे सकते हैं। उसके बाद घर पसंद करो। एक बार घर पसंद आ गया, आपने ऑफ़र डाल दिया, फिर वकील की ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइम पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आप लिखते हो कि इस घर को ख़रीदते वक्त हम ये प्रोटेक्शंस रहेंगे, ये प्रोटेक्शंस हम दे रहे हैं। आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है न्यूयॉर्क में, क्योंकि लोग अपने घर भेज रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी भेजने की, क्योंकि मार्केट इतना हाई है और प्राइसेस इतने हाई हैं, पर वो थोड़े से हेरा फेरी कर रहे हैं, जैसे वायलेशंस हो घर पे, जैसे वो अभी उनके पास एक कहीं और जगह जाने के लिए नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर सही ना हो तो फिर आप फंस सकते हो। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके भाई ने एक घर लिया था और जिसने उनको घर भेजा था वो 1 महीने तक वो घर से नहीं निकले थे। सो इट बिकेम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, फिर आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ काम करो मॉर्गेज अप्रूव कराने के लिए, और उसके बाद होती है क्लोजिंग। जी, और जैसे आपने कहा कि जो वायलेशंस होती हैं, तो जैसे लोग आपके पास आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, तो उसमें आप पता लगा लेते हो कि इस घर पे कोई वायलेशन है या नहीं है, या वो हिडन चीज़ें रहती हैं? नहीं। सो हमारी जॉब होती है, जब भी कोई हमारे साथ घर खरीदते हैं, हम एक टाइटल कंपनी को लेते हैं और उनकी जॉब सिर्फ ये होता है कि वो इंश्योर करते हैं आप इतना प्राइस दे रहे हो घर का, घर आपका ही रहेगा, उसमें कोई वायलेशंस नहीं होंगे, उस पर कोई और आके नहीं कह सकता कि नहीं ये मेरा घर है। वो होता है टाइटल इंश्योरेंस। सो हमारे पास एक बहुत अच्छी टाइटल कंपनी है जिसके साथ हम काम करते हैं। सो राइट अवे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भेज देते हैं और वो हमको टाइटल रिपोर्ट भेज देते हैं। सो वी नो राइट अवे कि इस घर पे ये वायलेशंस हैं। इवन सेलर के ऊपर कोई जजमेंट्स हो, जैसे उनके पास क्रेडिट कार्ड्स हो या उसके पास लाइक घर के प्रॉपर्टी पे कोई गिरा हो और वहाँ पर उन्होंने जजमेंट लगाया हो घर पे, हम ये सब कुछ पता चला देते हैं। जी, और अगर जैसे आपने कल बोला कि वायलेशन ना हो, अगर वायलेशन हो घर पे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? सो उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इट्स रियली अप टू द पर्सन हु इज़ बाइंग। सो आपके ऊपर होता है। अगर वायलेशन कुछ छोटी चीज़ की हो, जैसे साइड वॉक में कोई क्रैक है और आपने कह दिया, सेलर ने कह दिया कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम ठीक नहीं कराएंगे। आजकल की जो मार्केट है, कई लोग कह रहे हैं ठीक है बाद में मैं ठीक कराऊंगा, आई डोंट केयर, मुझे लेना है। एज लॉन्ग एज बैंक साथ में है आपके साथ और आपके टाइटल इंश्योरेंस है, तो कोई आपके घर को छू नहीं सकता है। सो इट रियली डिपेंड्स। अगर कुछ मेजर हो, जैसे लाइक एन इलीगल बेसमेंट और एन इलीगल बाथरूम, तो फिर हम कहते हैं हमेशा कि सेलर आपको ठीक करना पड़ेगा क्लोजिंग से पहले, या फिर आप हमको 10,000 एस्क्रो में दो, जस्ट टू प्रोटेक्ट द हाउस। जी, और कई बार लोग मैंने देखा इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है हम इतने पैसे छोड़ देते हैं, जो बायर है वो खुद अपने आप ये वायलेशन वो ठीक करवा ले। हाँ जी। ऐसा सो ये नेगोशिएशन होती है। दैट्स वाई जो भी आप वकील करोगे उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आजकल हमारी कम्युनिटी में रियल्टर्स बहुत हो गए हैं इंडियन। सो मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई आता है मैं कहती हूँ रियल्टर ने आपको कुछ प्रॉमिस किया है? जैसे हमको नहीं पता होता क्योंकि हम ऑफिस में बैठे रहते हैं। जब आप घर देखने जाते हो तो आपके साथ रियल्टर होता है, तो रियल्टर वॉक करते हुए कहेगा आपको हाँ ये बाथरूम के टाइल्स टूटे हुए हैं, हम ठीक करा लेंगे, डोंट वरी। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता नहीं होगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालूंगी। तो मैं हमेशा पूछती हूँ ये क्वेश्चन कि रियल्टर ने आपको कोई प्रॉमिस किया है, सेलर ने आपको कोई प्रॉमिस किया है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, और अगर वो बातें पता हो, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते तो फिर वो जो बायर है उसके लिए वो चीज़ें ईजी रह जाती हैं। हाँ जी जी, और इसके बाद एक और चीज़ आती है घर की जब बात होती है, फोरक्लोजर आजकल बहुत सुनने को मिल रहे हैं। एक्चुअली फोरक्लोजर है क्या? जैसे आपने घर ले लिया और 2-3 साल के बाद कुछ हो गया, जैसे आपकी जॉब चली गई, आजकल कोविड की वजह से बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी मॉर्गेज की पेमेंट नहीं दे सकते हैं। उसमें आ जाता है जब आप अपनी मॉर्गेज की पेमेंट नहीं देते हो, जब आपके 3 पेमेंट्स मिस हो जाते हैं तो फिर बैंक जाके कोर्ट में प्रोसेस शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को कहते हैं फोरक्लोजर। उनका ये होता है कि या तो आप हमको पैसे दो या आप घर खाली करो ताकि हम सेल करके अपना पैसा ले सकते हैं। पर
ऐसा होता नहीं है। फोरक्लोजर केसेस में टाइम बहुत लगता है। अगर आपके पास वकील हो और अच्छा वकील हो तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हो बैंक के साथ। सो मेरे ऑफिस में हम हमेशा इधर मॉडिफिकेशन करते हैं या शॉर्ट सेल करते हैं। बहुत कम होता है जब रियली किसी क्लाइंट के पास कुछ भी पैसे नहीं है, वो कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके उनके केस फोरक्लोजर में जाता है और इसमें 10-12 साल लग सकते हैं। पर इन द मीन टाइम, ताकि आपका बिल, क्योंकि उस टाइम पे आपका सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर आप चाहो कि नहीं, मेरे से बस वो पेमेंट नहीं दिया जा रहा, मैं कम पेमेंट दे सकता हूँ, तो हम सेटलमेंट बना सकते हैं बैंक के साथ। सो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। सो सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रूव करेंगे कि ये हुआ था, कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी, या मुझे कोई इंजरी हो गया था तो मैं कम टाइम काम कर रही हूँ, पर मैं इतने पैसे दे सकती हूँ मंथली। तो उस बेसिस पे वो आपको डील देते हैं, सेटलमेंट देते हैं। जी। और लेकिन जैसे आपने कहा कि ये लेकिन कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। हाँ जी। और काफ़ी केस आपके पास आते हैं ऐसे। हाँ जी। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी टू बी केयरफुल अबाउट, कई बार जब आपके पेमेंट्स लेट हो जाती हैं या मिस हो जाती हैं तो बैंक आपको फ़ोन करके बोलेगा कि हम आपको प्रोग्राम देंगे, हम आपको मॉडिफिकेशन देंगे। वो नहीं करते हैं। जब तक आप अपने पीछे वकील को नहीं लगाओगे, वो आपको कोई सेटलमेंट नहीं देंगे। वो बस आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने बहुत बारी देखा है। जी बिल्कुल। इसलिए हर फील्ड में और कुछ भी करना हो तो वकील की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वकील का ये स्टडी भी है और उनके पास रोज़ ऐसे केसेस आते भी हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे इनको डील करना है, कैसे हैंडल करना है, बैंक को कैसे बात करनी है, जैसे आपने कहा। हाँ जी। जी। और इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है घरों को लेके, जो लैंडलॉर्ड होते हैं या रेंट पे घर लेना होता है, टेनेंट्स होते हैं, उसके लिए आप कैसे डील करते हैं? सो आजकल अभी इविक्शंस रुके हुए थे बहुत टाइम से, अब शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। सो जैसे आप किसी घर को रेंट कर रहे हो और कोविड के बीच में आपको पैसे, आप रेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया और वो पैसे नहीं दे रहे थे। अब वो कोविड का टाइम थोड़ा सा कम हो गया, ख़त्म हो गया है। सो अब प्रोसेस शुरू हो गया फिर से कि आप रेंट्स देना शुरू करो या फिर सेटलमेंट बनाओ। एंड इसको कहते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ। 99% ऑफ द टाइम्स जो भी लैंडलॉर्ड होगा, जब 2 महीने की रेंट मिस हो जाती है, वो केस शुरू कर देते हैं कोर्ट में। अगेन, अगर आपके पास वकील नहीं होगा कोर्ट जाने के लिए, तो आप अपने आप कोर्ट में जाओ एटलीस्ट। अगर आप कोर्ट नहीं जाओगे तो फिर वो आपके ना होने तक आपके एविक्शन ले सकते हैं और फिर घर से बाहर निकाल सकते हैं। सो अगर आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, then definitely go to court yourself और अपने आप को represent करो, क्योंकि जब तक आप वहाँ पर होगे नहीं, आपको नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है। जी। और जैसे आपने कहा कि अगर टेनेंट वो खाली नहीं कर रहा घर, और आपने केस 2 महीने के बाद, आप लैंडलॉर्ड हो, आपने केस डाल दिया, केस फाइल कर दिया, तो उसके बाद कितना टाइम लग जाता है वो टेनेंट को निकालने के लिए? सो कोविड के बीच में लोगों को 2-3 साल भी लग रहे थे, क्योंकि कोर्ट्स और सब कुछ बंद था। अब ये लिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। सो नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर आप किसी को निकाल सकते हो अपने घर से। डिपेंड करता है राइट कि क्या सिचुएशन है, बट नॉर्मली हम कहते थे 1 साल के अंदर किसी को इविक्ट कर सकते हो। कोविड की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पर अब शुरू हो रहा है फिर से। और वो जो 1 साल का टाइम है, 1 साल के लिए वो रेंट फिर जो उसका ख़त्म हो गया लैंडलॉर्ड का, नहीं मिलेगा? हम अप्लाई कर सकते हैं जजमेंट के लिए, मनी जजमेंट के लिए। जब आपकी केस चलेगी कोर्ट में, आप जज को बताओ कि देखो उन्होंने लास्ट रेंट पेमेंट इस महीने दी थी और इतना ड्यू है। अगर वो नहीं मानेंगे, सेटलमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि ओके आप मेरी रेंट छोड़ दो, मैं कल परसों निकल जाऊंगा घर से, अगर वो नहीं सेटलमेंट करते तो जज कई बार एक मनी जजमेंट देते हैं आप लैंडलॉर्ड को कि इतना आपका रेंट है, लेट्स से 20,000 1 साल का, तो आप इस आदमी के ऊपर 20,000 का जजमेंट डाल सकते हो और जब भी इनके बैंक में पैसे आएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। जी। लेकिन फिर भी जैसे आप बता रहे कि अगर जब पैसे आएंगे, अगर पैसे आए नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और जजमेंट में ये प्रॉब्लम भी होती है कि अगर कोई बैंक्रप्सी फाइल करे तो फिर वो क्लियर हो जाता है। हम कोशिश करते हैं लोगों के साथ सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों पार्टीज़ के लिए हमेशा आसान होता है। राइट। और काफ़ी लोग मैंने देखा भी ऐसे कि लैंडलॉर्ड को तंग करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लंबा प्रोसेस है, यहाँ अगर हम हो सकता है 6 महीने या 1 साल का हमारा रेंट बच जाए अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये देखा मैंने, और काफ़ी लोग इससे परेशान भी रहते हैं जो लैंडलॉर्ड होते हैं। हाँ जी। न्यूयॉर्क स्टेट की जो आइडियल्स है वो हमेशा टेनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लैंडलॉर्ड के पास तो घर है
एट द एंड ऑफ द डे उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है, पर टेनेंट के पास सिर्फ वो अपार्टमेंट है, अगर वो उनसे वो भी ले लिया तो फिर वो स्ट्रीट पे आ जाएंगे। सो यूजुअली न्यूयॉर्क के जो आइडियल्स हैं हम टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जी। और इसके बाद जैसे आपने कहा कि आप जो फैमिली लॉ है उसको भी आप हैंडल करते हैं, उसमें किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? सो फैमिली लॉ में सब कुछ आ जाता है, चाइल्ड सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्सेस, ये सारे जो भी आपकी फैमिली के बेसिस के ऊपर, आजकल एल्डर अब्यूज़ भी बहुत बड़ा हो रहा है, एनीथिंग टू डू विद अ रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इज़ कंसिडर्ड फैमिली लॉ, और ये सारे केसेस हम हैंडल करते हैं। जी। और जैसे आपने कहा कि डाइवोर्स हो गए, चाइल्ड कस्टडी होगी, तो डाइवोर्स में मेनली क्या वजह रहती है? सो मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई मुझे फ़ोन करे डिवोर्स के लिए, पर हमारे पास ये केसेस बहुत आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इमिग्रेशन के साथ वो मिक्स करके आती हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इंडिया से शादी करके यहाँ पे आती हैं, और यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि उनके इन लॉज इतने अच्छे नहीं हैं, या उनके हस्बैंड इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं स्पेंड किया, उन्होंने एक दूसरे से को जाना नहीं है। सो कई बार डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी हो जाते हैं। मेरे ऑफिस में ज़्यादा क्योंकि मैं इंडियन एम्बेसी के साथ काम करती हूँ, सो वो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बहुत भेजते हैं। सो मोस्ट ऑफ माई डिवोर्स केसेस आर बेस्ड ऑफ ऑफ इंडियन सिटीजन्स जो यहाँ पे आके डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हुए हैं। जी। और जैसे आपने कहा कि जैसे कोई लड़की इंडिया से यहाँ आई है शादी करके, उसको 2 साल का ग्रीन कार्ड मिल गया, और उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम घर में हो गई, उसके बाद जो इसके रिलेटेड उसको आगे ग्रीन कार्ड मिलेगा, एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये हम सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों, बहुत सुंदर जानकारी पल्लवी जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, आप कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में आज हम बात कर रहे हैं कानून की, लॉ की, क्या कहते हैं यहाँ के कानून अमेरिका के, और इस रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को कई चीज़ें जो है मिसकंसेप्शन होती है, नहीं पता होता, उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ हैं पल्लवी बब्बर जी, जो कि यहाँ की एक जानी मानी वकील हैं, अटॉर्नी हैं, ये बहुत ही अच्छी आपको सलाह देंगे। और इसके लिए नंबर है 1844-324-1300, और स्क्रीन पे भी इनका नाम, नंबर और वेबसाइट इनकी हम वो शो कर रहे हैं, आप वहाँ भी कॉल करके इनके साथ बात कर सकते हैं। जी पल्लवी जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। जी, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि जैसे होता कि कोई वहाँ से शादी करके इंडिया से यहाँ हम ले आए, या लड़की या लड़के को ले आए, 2 साल का ग्रीन कार्ड है उनके पास, और उनके इन लॉज जो होते हैं, या उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी यहाँ पर हैं जो उनको लेके आए, उनको पता होता है कि इनको हम दबा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ना चाहा तो इनको आगे ग्रीन कार्ड 10 साल का नहीं मिलेगा, और वो 2 साल का टाइम जो होता है उनके लिए बड़ा हार्ड होता है। क्या ऐसा होता है कि अगर उस टाइम पे सेपरेशन हो जाए या डिवोर्स हो जाए तो वाकई उनको 10 साल का ग्रीन कार्ड नहीं मिलता फिर? नो, क्योंकि आपको ग्रीन कार्ड मिलता है इस बेसिस पे कि आपने सही में शादी की है, मीनिंग आपकी इंटेंशंस थी कि इस बंदे के साथ शादी में बनने की। पर अगर उस बीच में घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आप दोनों बना के ना रख सको, तो फिर गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप एक दूसरे के साथ रहो। देयर इज़ अदर ऑप्शंस। सो हम फिर भी ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि शादी रियल थी और वो फेक नहीं थी। सो डर के रहने में मैं कभी किसी को नहीं कहूँगी। आपने शादी की है, और आपके और आपकी बीवी की और आपके हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फैमिलीज ऑब्वियसली साथ में होती हैं, जैसे मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, सो मैं फैमिली में बहुत मानती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे शादी दो लोगों के बीच में होती है, तो उनको आपस में बना के रखना पड़ता है और टीम बनना पड़ता है कि हम कैसे फैमिली के साथ डील करेंगे। बट डर के रहने के आई डोंट एवर सजेस्ट दैट। ऑप्शंस हमेशा होती हैं जी। और बल्कि ये काफ़ी लोगों में ये माना जाता है कि अगर 2 साल से जब तक 10 साल का ग्रीन कार्ड नहीं आता, तब तक वो सारा कुछ वो झेलते भी हैं, सहते भी हैं, तो ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, और मैं कहूँगी कि ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जब आपका 10 साल का ग्रीन कार्ड आ जाएगा, उस टाइम पे आप इतने पक्के होते हो कि आप कुछ भी टॉलरेट नहीं कर सकते हो, उसके बाद तो रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगा। सो ऑप्शंस होती हैं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वावा। उसमें होता है कि अगर आपकी शादी टूट जाती है, फॉर लेट्स से घर में झगड़े बहुत होते हैं, मारपीट होती है, आपके इन लॉज आपको टॉर्चर करते हैं, तो उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो कि
मैं उस घर में नहीं रह पाई, मैं उस और या नहीं रह पाया, राइट, तो उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो ग्रीन कार्ड के लिए और वो आसानी से मिल जाता है। जी। और पल्लवी जी, डिवोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप 6 महीने लड़का या लड़की दोनों हस्बैंड वाइफ कोई भी सेपरेट रहते हो तो वो नेचुरली डिवोर्स हो जाता है उस सूरत में, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच नहीं है। डिवोर्स आपका कभी पूरा नहीं होगा जब तक आप कोर्ट में पेपर्स फाइल नहीं करोगे। पर बहुत सारे डिवोर्स को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारी कम्युनिटी में है, क्योंकि मूवीज़ में कुछ दिखाते हैं, लोग कुछ कहते हैं, पर सेम में सिर्फ डिवोर्स कराने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है कि हस्बैंड या वाइफ डिफरेंस नहीं बनता है कि कौन करे। एक बंदा जाके कोर्ट में पेपर्स फाइल करे, फिर उसके बाद दूसरा इधर रिस्पॉन्ड करे, आप दोनों आपस में सेटलमेंट बनाओ। डिवोर्स केसेस में यहाँ पर सिर्फ जज इस बारे में केयर करते हैं कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है जॉइंट, आपके क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है जॉइंट, एंड दैट्स इट। बच्चों को क्या हो रहा है, दैट्स इट। दे डोंट केयर कि आपकी इंडिया में ज़मीन है और आपके हस्बैंड की फैमिली ने वहाँ पर कब्ज़ा कर रखा है। दे डोंट वांट टू हियर अबाउट इट। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कितने गिफ्ट्स दिए शादी में, कितने दहेज दिया शादी में। हम देते हैं, अब गिफ्ट्स बोलते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये सब कुछ मैरिटल प्रॉपर्टी हो जाता है और सब कुछ सीधा आधा कर देते हैं, दैट्स इट। जी। जैसे इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब ऐसे डिवोर्स होता है, जैसे आपने बात कही, तो उस टाइम पे जो लड़की वाले होते हैं वो केस डालते हैं, लड़के हमारा शादी पे इतना खर्च हो गया, इतना हमने पैसा लगाया था, वो सारा हमें रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है सर। मैंने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया है एंड इट हर्ट्स मी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत पैसे लगाते हैं, वो सालों सालों काम करके सेव करके शादी कराते हैं अपनी लड़की की, और फिर उनके बाद जब डिवोर्स होता है तो फिर वो अपसेट हो जाते हैं कि ये सारा पैसा हमने स्पेंड किया, ये सब कुछ कहाँ गया है। यहाँ पे कोई रिकोर्स नहीं होता है। तो मैं तो कहूँगी शादी छोटी करो, जब 1 या 2 साल के बाद अपनी बड़ी सी एनिवर्सरी पार्टी करो, क्योंकि तब आपको पता है कि आप ये शादी में रहना जब तक कि आप जान जाते हो कि हम दोनों के जो स्वभाव है वो आपस में मिलते हैं, उसके बाद और बड़ी सेलिब्रेशन ऑफ करें। कोर्स। तो जैसे आप कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी जो एक रिवाज शुरू हो जाए कि 1-2 साल के बाद जो है बिग सेलिब्रेशन हो। जी। और उसके बाद जैसे डिवोर्स के बाद बात आती है चाइल्ड कस्टडी की, उसमें कैसे रहता है? चाइल्ड कस्टडी किसको मिलती है? यूजली लोग ये समझते हैं कि जो मदर होती है उसी को चाइल्ड कस्टडी मिलेगी, क्या ऐसा होता है? कोई ज़रूरी नहीं होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो फादर्स ने चाइल्ड कस्टडी लिया है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन एक्चुअली चाइल्ड की केयर करता था, कौन घर में रहता था चाइल्ड के साथ, कौन उनको स्कूल के लिए तैयार करता था, उनको उनके होमवर्क के साथ हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाट इट डिपेंड्स ऑन। आजकल दोनों स्पाउसेस काम करते हैं, सो इट डिपेंड्स कि ज़्यादा टाइम किसने बिताया चाइल्ड के साथ और कौन आगे चल के कर सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बेस्ट हम कहते हैं इट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा कहाँ सेफ रहेगा, उसके पास एक पेरेंट हमेशा होगा, या बेबी सिटिंग में जाएगा पर 12 घंटे बेबी सिटर में नहीं होगा, सिर्फ 8 घंटे होगा। सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। चाइल्ड कस्टडी उसके पास जाता है जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है और child के लिए। बच्चे से भी पूछा जाता है पल्लवी जी इस बारे में कि बच्चे का क्या ओपिनियन है, क्या उसकी राय है? हाँ जी। जब आप फैमिली कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की केस शुरू करोगे, नॉट डिवोर्स को अलग करके, जब आप फैमिली कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की केस शुरू करोगे तो बच्चों को अपनी अटर्नी मिलेगी कोर्ट की तरफ से। वो असाइन करेंगे एक अटर्नी को कि उनका जॉब सिर्फ ये है, या 2 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, उनके साथ बैठ के बात करने का और पता चलाने के लिए कि आपको कहाँ रहना है, कौन से पेरेंट के साथ आप कंफर्टेबल हो, कौन से पेरेंट के साथ आप क्लोज हो। जी पल्लवी जी, एक कॉल आ रही है, मैं चाहूँगा वो कॉल हम ले ठीक लें। है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी? मैं लवलीन बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अपना न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी लवलीन जी, करिए क्वेश्चन। मैं यू वीजा यू वीज़ा के बारे में? जी। हाँ जी, यू वीजा की क्या करंट स्टेटस चल रहा है। और मेरे फ्रेंड ने 3 साल हो गए हैं, उसने फिंगरप्रिंट हो गए हैं, उसके आगे कोई उसको वीजा आया नहीं। यू वीजा की क्या करंट सिचुएशन चल रही है और यू वीजा कैसे अप्लाई करना है?
हाँ जी, नमस्ते लवलीन जी। आजकल जैसे मैंने कहा, कोविड की वजह से इमिग्रेशन बहुत पीछे चल रही है। सो पहले प्रोसेसिंग वीज़ा 3 या 5 साल में आ जाता था, अभी वो 4 से लेके 7 साल तक वेटिंग पीरियड में है। सो अगर 3 साल हो चुके हैं तो मान लो कि 1 और साल तक कुछ ना कुछ उनको आवाज़ आ जानी चाहिए, न्यूज़ आ जानी चाहिए। जी जी लवलीन जी, और कुछ पूछना जी? जी नो, थैंक यू जी। जी धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक जी, और पल्लवी जी, जैसे हम बात कर रहे थे चाइल्ड कस्टडी की, उसके बाद आ जाती है चाइल्ड सपोर्ट आ जाती है। तो चाइल्ड सपोर्ट किस तरह से मिलती है जिसके पास चाइल्ड हो? जो पेरेंट कस्टडी ना ले रहा हो उसको चाइल्ड सपोर्ट पैसे देने पड़ते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है न्यूयॉर्क स्टेट का कि आपकी जो इनकम है 20 डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं। अगर एक बच्चा है तो 17% ऑफ द पेरेंट्स इनकम दोनों का मिला के शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। और उस पर हम मैथमेटिक्स रेशियो करते हैं कि मम्मी 30,000 बनाती है, पापा 60,000 बनाता है, तो देयर इज़ अ 1:2 रेशियो, और उसके बेसिस पे हम चाइल्ड सपोर्ट तैयार करते हैं। पर रियली अगर दोनों कपल्स दोनों पेरेंट्स डिसाइड कर ले आपस में कि तुझे पता है कि मैं सिर्फ इतना दे सकता हूँ और मुझे इतना देना है क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो स्पेशल है, वो जीनियस है, उसको स्पेशल स्कूल में जाना है, उसको आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स में जाना है। सो अगर दोनों पेरेंट्स एग्रीमेंट में हो तो कोर्ट कभी कुछ नहीं कहेगा। जी, और ये जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है दोनों के बीच में, जैसे वो चाहें वैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, हम प्रेफर करते हैं अगर आपस में आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो तो फिर वो बेस्ट होता है, क्योंकि आगे चल के आप दोनों ने बना के रखना है, वो बच्चा तो रहेगा, आप दोनों का बच्चा रहेगा फॉर द नेक्स्ट however many years, right? So आप दोनों को कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जी, और हम ये आशा करते हैं कि ऐसी कभी नौबत ना आए किसी भी फैमिली में, क्योंकि बच्चे जो हैं दोनों के साथ रहें तो परिवार जुड़ा रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाता है, ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं। और पल्लवी जी, इसके अलावा आप क्या करते हैं जो आप ला कर रहे हैं? इसके अलावा काम मेरी पूरी ज़िंदगी है पर काम के अलावा मैं ऑल्सो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती हूँ, लॉ की क्लासेस पढ़ाती हूँ। मैं बहुत सारे वॉलंटियर वर्क करती हूँ, जैसे मैंने मेंशन किया था मैं इंडियन एम्बेसी के साथ वॉलंटियर करती हूँ। 2-3 एसोसिएशंस है लॉन्ग आइलैंड में, स्पेनिश एसोसिएशंस है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। एक नई नॉन फॉर प्रॉफिट शुरू किया मैंने, इट्स कॉल्ड साउथ एशियन फैमिलीज़ फॉर न्यूयॉर्क, और हम शुरू कर रहे हैं ये सारे लीगल सर्विसेज ऑफ़र करना एंड ऑल ऑफ दैट, पर अभी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेजेस में है। जी, और पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने सारी इस शो में दी, और यहाँ लेकिन टाइम हो चला है, इस प्रोग्राम को यहीं पे समेटना होगा। और जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि आप अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कोई अटर्नी ढूंढो जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। कंसल्टेशंस 99% फ्री होते हैं, मेरे ऑफिस में हमेशा फ्री होते हैं। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो प्लीज़ लेट मी नो। पर अगर मेरे पास भी ना आना चाहो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ किसी से बात करो, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जितनी हेल्प होगी उतनी अच्छा होगा आपके लिए। जी पल्लवी जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। और कोई भी सलाह चाहिए, पल्लवी जी का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे भी बात करके कोई भी कानूनी सलाह ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।